नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल के इस सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम जनवरी मंथ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। तो 1 से लेके 42 तक का जो भी लेक्चर था, जो भी वीडियो था, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में डाल दिया था। और ये पार्ट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 43 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो भी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और तो आइए बिना देर के आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। Which high court has banned the use of mobile phones in temples across the state? तो इसके ऑप्शन हैं पटना हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, डी मद्रास हाई कोर्ट या ई नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी मद्रास हाई कोर्ट। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच ने ये फैसला दिया है कि जितने भी तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया था कि जितने भी टेम्पल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनमें मोबाइल फोन का यूज कंप्लीटली बैन होगा। नो मोबाइल फोन्स। एक्चुअली एक पिटिशनर ने पीआईएल डाला था जिनका नाम है एम सीतारमन। ये मदुरई के हैं। इन्होंने एक पीआईएल डाला था और इनका ये कंसर्न था कि जो भी डिवोटीज आते हैं पूजा करने के लिए, वो मंदिर में फोटोग्राफ्स लेने लगते हैं, डेटीज के साथ सेल्फीज लेने लगते हैं। इनसे उनकी सैंक्टिटी और प्योरिटी पर फर्क पड़ता है। तो जस्टिस आर माधवन और जस्टिस एस जे सत्यनारायण प्रसाद जी के मदुरई बेंच के हैं ये दोनों जज। इन्होंने ये फर्स्ट फैसला दिया है कि मोबाइल फोन को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा पूरे तमिलनाडु में। जो भी मंदिर में जाते हैं वो मोबाइल फोन लेके नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेस एक्स सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम? जिसका ऑप्शन है ए स्टारलिंक, बी गूगल लून, सी हगीज नेट, डी वायरसेट या ई नन ऑफ द अबव। ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके ओनर है एलन मस्क। एलन मस्क की ये कंपनी है। तो इनका ये कहना है कि ये इनका एक प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये चीप इंटरनेट, न सिर्फ चीप इंटरनेट बल्कि फास्ट इंटरनेट 43 कंट्रीज में, किसी किसी न्यूज़पेपर में मैंने 48 भी देखा था। एक्चुअली कहीं 43 कहीं 48, या अपने ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना। अगर एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल आता है कि 43 कंट्रीज हैं और 48 कंट्रीज हैं तो 48 कंट्रीज को टिक मारना। अगर 48 नहीं होता तो 43 कंट्रीज को टिक मारना। ठीक है, तो ये 48 कंट्रीज में इंटरनेट की जो सुविधा है, जो रूरल एरिया है वहां भी इंटरनेट की जो सुविधा है वो बहुत बढ़िया आएगी। ठीक है, और इनके हिसाब से जो स्पीड होगा इसकी वो 50 Mbps से 350 Mbps तक की हो सकती है इनके हिसाब से। ठीक है, स्पेस एक्स जो है इन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था 28 दिसंबर 2022 को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। ठीक है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इन्होंने सैटेलाइट अपना लॉन्च किया था। और इसके जो इंडिया हेड हैं, इसके इंडिया हेड जो है उनका नाम है संजय भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं 45। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर? ये आप देख सकते हैं, एक स्पीसीज है, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है नीलगिरी तहर। एक्चुअली ये ओनली माउंटेन अनगुलेटेड स्पीसीज है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स जो हैं वहां पे पाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ 12 ही बचे, इनकी सिर्फ 12 स्पीसीज ही बची है, इसलिए इसे IUCN ने
क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज में इन्हें डाला है। ठीक है, तो ये सवाल है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहड़। ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है असम, या ई है नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी ये प्रोजेक्ट चलाया है नीलगिरी ताहड़ इनके संरक्षण के लिए। ठीक है, और यहीं पे तमिलनाडु में ही इनका सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है एरावी कुलम, ये नाम आप याद रखें, एग्जाम में आ सकता है, नेशनल पार्क। यहाँ पे इनकी इस स्पीशीज की हाईएस्ट डेंसिटी है, इनकी पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ये तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल तमिलनाडु। और मैंने क्या कहा, ये स्पीशीज जो है ये वेस्टर्न घाट माउंटेन्स के ये अनगुलेट स्पीशीज है। अनगुलेट क्या होता है, ये खुर वाले जानवर होते हैं। ये जो जानवर है ये बेसिकली अपने बॉडी का पूरा भार अपने पिछले पंजे का, ये पिछले खुर का ये वहां देके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 46, व्हाट इज IUCN स्टेटस ऑफ नीलगिरी ताड़। अभी जैसा कि मैंने बताया ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये प्रोजेक्ट क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और ऑप्शन बी भी देख लीजिए, इंडेंजर्ड, वेलनेबल, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, नन ऑफ द। इसका सही ऑप्शन जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ये IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इनका काम ही यही है कि ये नेचर कंजर्वेशन के फील्ड में ये काम करते हैं। और इनका हेडक्वार्टर जो है, इनका हेडक्वार्टर जीलैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, which Indian company is set to acquire Ford India Private Limited FIPL, Ford India Private Limited। ऑप्शन है हुंडई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, या डी टाटा मोटर्स, ई नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा टाटा मोटर्स, ऑप्शन डी टाटा मोटर्स। ए लॉयर, बी ऑथर, सी आर्किटेक्ट, डी फैशन डिजाइनर, या ई नन ऑफ द एबव। ये आराटा इसोजाकी जो है ये जापानीज थे। ठीक है, और इनका निधन 28 दिसंबर 2022 को 91 ईयर की एज में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो ये आर्किटेक्ट है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें जो अवार्ड मिले हैं प्रीत जकर ये 2019 में मिला था, और दूसरा जो है रीवा गोल्ड मेडल। ये अवार्ड्स जो हैं इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने, क्वीन ने दिया था। ये आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाने वाले इंटरनेशनल बहुत बड़ा अवार्ड है, तो ये आर्किटेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय BCCI डेक्सा टेस्ट एसेंशियली चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके ऑप्शन हैं बोन डेंसिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मेंटल अटेंटिवनेस, डी एंड्योरनेस, ई नन ऑफ द एबव। तो ये जो डेक्सा टेस्ट, व्हाट इज डेक्सा टेस्ट, आप देख सकते हैं ये है डेक्सा टेस्ट। डेक्सा टेस्ट में ये रिसेंटली BCCI ने इसे अभी ऐड किया है लिस्ट में। ये खिलाड़ियों के फिटनेस के प्रति उठाया गया BCCI का एक कदम है, जो इनकी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रख करके ये टेस्ट किए जाते हैं। उन पता लगाया जाता है, इस डेक्सा टेस्ट से ये पता लगा जाता है कि इनके जो ये प्लेयर्स हैं ये इंटरनली इनका जो बोन डेंसिटी है, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बोन डेंसिटी होगा। इनकी जो बोन डेंसिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, इनका स्ट्रेंथ क्या है। ये एक एक्सरे मशीन होती है जो कि इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो बोन्स का होता है उसके स्कैन करती है, और उनके स्पाइन और हिप्स का जो हड्डी होता है उसको स्कैन करके उसकी डेंसिटी को
और उसकी मतलब वो कितना फिट फिजिकली फिट है ये बताते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बोन डेंसिटी। इसके पहले जो टेस्ट की प्रक्रिया बीसीसीआई यूज करती थी वो योयो टेस्ट था। योयो टेस्ट, ये योयो टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। प्लेयर्स जो हैं वो पॉइंट ए से बी तक आते थे, पॉइंट बी से सी तक जाते थे भाग के। इसके डिस्टेंस जो है 20 मीटर्स होते हैं। इसमें सर्टेन टाइम पीरियड में इन्हें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी तय करनी होती है और फिर सी से फिर वापस इन्हें आना होता है बी तक। और फिर ये रिकवरी पॉइंट कहते हैं इसे, या रेस्ट पॉइंट कहते हैं, इसे रेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लेने के बाद वो फिर से पॉइंट सी की तरफ भागते हैं जिसकी लंबाई 20 मीटर होती है। उसके बाद ये फिर से ये वापस आते हैं पॉइंट बी की तरफ। और ये इसमें देखा यह जाता है कि जो इन्होंने बी से सी तक जो टाइम हुआ, ये वो टाइम यहाँ पे घट जाता है। ये वापस सी से बी तक जाते हैं, वो टाइम यहाँ से लेस हो जाता है और फिर वापस ये बी से सी की तरफ जाते हैं, तो ये टाइम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे टाइम डिक्रीज होता है। ये टेस्ट यहाँ पे ये योयो टेस्ट होता है। ये जो है ये एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु यहाँ पे होता है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ लिया जाता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में है ये एनसीए। ठीक है, और जो क्राइटेरिया इसमें जो इंडियन क्रिकेट टीम का है वो 16.5 आउट ऑफ 23। इसमें आया तो पास है, नहीं आया तो फेल है। ओके, और ये 10 सेकंड, ये 5 मीटर का डिस्टेंस होता है, रेस्ट 10 सेकंड का होता है। तो ऐसे इनका क्राइटेरिया है। तो अब ये डेक्सा टेस्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब इस पे ये फिजिकल फिटनेस, प्लेयर कितना फिट है जिससे कि हम मैच ना हारे, क्योंकि अगर प्लेयर अगर फिट ही नहीं रहेगा तो वो खेलेगा कैसे, और अच्छे से खेलेगा नहीं तो फिर तो हार ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Which institute has been made the secretariat of the G20 working group on science? इसके ऑप्शंस हैं ICAR, IISc बेंगलुरु, IISER कल्याणी, IIT मद्रास या नन ऑफ द अबव। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है वहाँ IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसे अभी सेक्रेटेरिएट ऑफ साइंस, सेक्रेटेरिएट ऑफ साइंस की संज्ञा दी गई है या अनाउंस किया गया है। इसे S20 भी से कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो की रोल है जो ग्लोबल इश्यूज है हमारे प्रोवर्टी, उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, प्रोवर्टी मुझे लिखना पड़ेगा क्या आप? ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में या आप मुझसे कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको जरूर करूंगा। ठीक है, तो इसका जो ग्लोबल इश्यूज हैं हमारे प्रोवर्टी, उसको रिजॉल्व करना है। उसके लिए इन्होंने 3 फोकस इश्यूज बनाए हैं। ठीक है, इनके जो इनका विजन का हो या फोकस का जो भी कहो, तो पहला है हमारा यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ, जिसपे ये फोकस करेंगे। ठीक है, इनको ध्यान में ये हमेशा रखेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ। सेकंड है इनका क्लीन और ग्रीन एनर्जी। ठीक है, इनका तीसरा है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, साइंस को सोसाइटी या कल्चर से कनेक्ट करना। और उसका थीम है, इनका इस बार का थीम है डिस्क्रिप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस गेव अ डिसेंटिंग जजमेंट ऑन द डिमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट? डिसेंटिंग जजमेंट का मतलब है, डिसेंटिंग मतलब जो असहमत हो। ठीक है, तो ये सवाल है कि इनमें से कौन सा जज था जो असहमत थे डिमोनेटाइजेशन के फैसले से। तो पहले ऑप्शन है S अब्दुल नाजिर, ऑप्शन B वी नागरत्ना,
CAS बोपाना, D BR गवाई, C नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी वी नागरत्ना। ये इनकी 5 जजेस की बेंच थी जिसमें कि ये असहमत थे। डिमोनेटाइजेशन जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इसमें ये असहमत थे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वी नागरत्ना। एक्चुअली ये डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया था वो आरबीआई के 1934 एक्ट का सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 इसकी वजह से गवर्नमेंट ने लिया था। ये कहता है कि सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी गजट में ये नोटिफिकेशन दे सकता है, भारत में ये अधिसूचना दे सकता है कि किसी पर्टिकुलर सीरीज के या किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का जो करेंसी होगी वो इलीगल होगी या इलीगल हो सकती है या फिर वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन लीगल टेंडर ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है सुनने में। खैर एनीवे जो भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 52। Which of the following section of RBI Act 1934 allows central government to declare any series of bank notes as illegal tender? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेक्शन 26 का सबसेक्शन 2 है। ये आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 26 सबसेक्शन 2। इसके अदर ऑप्शन हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 5, सेक्शन 32 सबसेक्शन 8, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 एंड नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? इंडिया में पहला एक मेट्रो रेल चलाया जा रहा है जो कि अंडर वाटर होगा। वो कुछ ऐसा सा दिखता है, एग्जैक्टली इस तरीके से इसकी रूपरेखा होगी। ठीक है, ये कोलकाता मेट्रो का एक फोटो है जिसमें जो कि डबल आपको जो ट्रेन दिख रहा है इसमें और ये डबल ट्रैक जो दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए चेन्नई, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली या डी कोलकाता। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो कोलकाता है। ठीक है, ये जो टर्नर है, ये जो डबल टर्नर है, ये 520 मीटर का है अंडर वाटर। ये हुगली नदी में है। कहाँ है? कहाँ है? हुगली रिवर में ये बनाया जाएगा। और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ईस्ट और वेस्ट प्रोजेक्ट है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ऐसा मतलब कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है वो पहले ये जून में 2023 में था, लेकिन अब दिसंबर 2023 इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, और ये साल्ट लेक हावड़ा, ये कलकत्ता में एक जगह है साल्ट लेक और हावड़ा को जोड़ेगा वाया कोलकाता मेट्रो। ठीक है, ट्विन टनल है जिसकी लंबाई 520 मीटर है। और ये जो टोटल लेंथ होगा, ये जो टोटल जो लेंथ है साल्ट लेक और हावड़ा के बीच के मेट्रो का, वो 16.55 किलोमीटर है। ठीक है जी, और टोटल जो इनका कॉस्ट बैठ रहा है 8,600 करोड़, ये टोटल कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो इज प्लानिंग टू सेटअप इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट रिप करंट इन विच कोस्टल सिटी? ये रिप करंट क्या होता है? ये होता है रिप करंट। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोझिकोडी, उडुपी, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी या नन ऑफ द अबव। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। इसरो का तो इसरो और NCES नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप जानते ही होंगे इसरो का बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस NCES, ये दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि ये रिप्स करंट के ऊपर में जो रिप चार्ज होता है
उसके ऊपर में रिसर्च करेंगे ज्वाइंटली। ठीक है, ये जो रिसर्च ये कहाँ होगा, ये विशाखापट्टनम में होगा। विशाखापट्टनम के ऋषि कोंडा और आर के बीच, ये विशाखापट्टनम है, यहाँ पे ये रिसर्च करेंगे। ये दोनों आंध्रा में है, विशाखापट्टनम। ठीक है जी, तो यहाँ पे रिसर्च करेंगे रीप करंट के बारे में। अब सवाल है कि रीप करंट क्या होता है। रीप करंट जो ऐसा करंट होता है जो सोर्स से उल्टी दिशा में बहते हैं। ये समंदर आपको दिख रहा है, ठीक है, जनरली फ्लो इधर से आ रहा है, तो ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर फ्लो इधर से जाने लगे, मतलब सोर अपोजिट टू सोर, ये वापस मतलब किनारे से अगर ये वापस लौटने लगे, जैसे ये यहाँ से लौट रहा है, ये यहाँ से वापस उल्टा फ्लो कर रहा है, तो ये है रीप करंट हमारा। रीप करंट और रीप चार्ज ये जो है ये बहुत फोर्स होता है इसमें। मतलब ये ऐसे नॉर्मल देखने में लगता है कि समंदर का पानी किनारे पे आया फिर वो पीछे की तरफ चला गया, ये नॉर्मल लगता है। लेकिन यहाँ पे ये फोर्स की वजह से ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं कि ये सोर्स से उल्टी डायरेक्शन में बहुत स्पीड, बहुत तेजी से भागने लगता है। और ये 80 टू 100 80 टू 100 फीट तक हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, और ये जानलेवा होता है बेसिकली। अगर आप इसमें बचने का तरीका बताया गया है, ये जो स्विमर है, ये अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी मत तैरिए। मतलब अगर रीप करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो आप इसे ऐसे तैर के पार करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी जान जा सकती है। इसको डायगोनली पार करना चाहिए। ये जैसे स्विमर है, ये इसने ऐसे स्केप का, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्केप का यहाँ पे दिया है, तो ऐसे ऐसे इसके डायरेक्शन में तैरना है। अगर रीप करंट में फंस गए, अगर इस करंट में फंस गए तो इसको ऐसे तैरना है सीधा इसके डायरेक्शन में, फिर डायगोनली धीरे धीरे यहाँ से निकल जाना है, या डायगोनली से धीरे धीरे यहाँ से निकल जाना है। ओके, तो आप समझ गए रीप करंट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसकी एक मैं डिटेल वीडियो बना करके डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55, हु बिकम द ओनली पर्सन इन हिस्ट्री टू लॉस $200 billion फ्रॉम हिज नेटवर्थ, इलॉन मस्क, बेर्नार्ड अर्नॉल्ट, गौतम अडानी, या जैक मा, या नन ऑफ द अबव। तो ये करंटली अभी न्यूज में था, इन्होंने ट्विटर जब खरीदा था, ट्विटर के जो शेयर इन्होंने $44 बिलियन ट्विटर का जो टेक ओवर करने में इन्हें लगाए थे, अपनी जो कंपनी थी टेस्ला, उसके $40 बिलियन को इन्होंने मार्केट में बेच दिया था, ये ट्विटर का $44 बिलियन का गैप पूरा करने के लिए। तो ये हमारे हैं एलॉन मस्क। ब्लू बूम बूमबर्ग सॉरी ब्लू बूम बोल रहा बूमबर्ग बिलियनर की रिपोर्ट के हिसाब से अगर चले तो इनकी जो नेटवर्थ थी जनवरी 21 में वो $200 बिलियन थी। ठीक है, फिर नवंबर 21 में $340 बिलियन हो गई, और अभी दिसंबर 22 में ये $137 बिलियन हो गई घट के, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये ट्विटर को खरीदने में $44 बिलियन के चक्कर में इन्होंने अपना $40 बिलियन का शेयर टेस्ला का वो बेच दिया, और इतनी क्राइसिस हो गई थी यहाँ पे, मतलब खैर इसकी कहानी तो बाद में। इसका ऑप्शन है ए, एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 56, ल्यूज इनासियो लूला डिसिल्वा हैज बीन sworn in as president of which country? ऑप्शन हैं स्पेन, ब्राजील, मैक्सिको, डी श्रीलंका, या ई नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्राजील। ये ब्राजील के 39th प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट यहाँ के रह चुके हैं, 35th 2002 में और 2006 में। 2002 से 2006 तक 35th प्रेसिडेंट ये रहे, इन्होंने तीसरी बार ये कार्यभार इस ऑफिस का संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following become the 20th country to join eurozone? क्रोएशिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, इटली, या नन ऑफ द अबव। तो क्रोएशिया जो है इन्होंने अभी यूरो जो करेंसी है इसे ज्वाइन किया है। क्रोएशिया,
और ये 1 जनवरी 2023 को इन्होंने ऐसा किया। और यहाँ की जो पहले की करेंसी थी वो थी क्यूना। ठीक है, वैसे तो 2013 में आई गेस ये इन्होंने ज्वाइन करने के लिए मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, बट इन यहाँ की क्रोएशिया की जो करेंसी थी वो फाइनली जो कन्वर्ट हो पाई पूरी तरीके से, मतलब इनकी करेंसी धीरे धीरे तो कन्वर्ट हो पाएगी ना। यहाँ का जो क्रोएशिया नेशनल बैंक है तो उसमें 1 जनवरी 2023 को ऑफिशियली इन्होंने यूरो को एक्सेप्ट कर लिया, इनकी सारी करेंसी को एक्सचेंज कर दिया गया यूरोस में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्रोएशिया होगी। नेक्स्ट जो है 58, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च प्रज्वाला चैलेंजेस। प्रज्वाला चैलेंजेस जो है इसका पहले तो ऑप्शन देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या ई नन ऑफ द अबव। तो इस ऑप्शन है डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने इस मिनिस्ट्री के अंदर में ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया कौन किसने किया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये है DAYNRLM। ये एग्जाम यूज इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। इसमें एक्चुअली है क्या कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट आइडियाज को इनवाइट किया गया है। वो आइडियाज किसी भी इंडिविजुअल से, लाइक सोशल एंटरप्राइजेस से, स्टार्टअप से, किसी प्राइवेट सेक्टर से, किसी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से वो आइडिया आ सकते हैं। और ये आइडियाज जो हैं सिर्फ आइडिया नहीं, उनके सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम बताएंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे, उसको कैसे इजीली टैकल करना है, जिसकी वजह से जो रूरल डेवलपमेंट है वो इजीली हो सके। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं, बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये जो है ये बेसिकली इसके ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है उन बुद्धिजीवियों को या उन टैलेंटेड पर्सन को जो रूरल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं अपने डिफरेंट आइडियाज के द्वारा। उनका आइडिया अच्छा हुआ तो मिनिस्ट्री उनको प्रमोट करेगी और उनके आइडिया को ध्यान में रखते हुए, उसको फॉलो करते हुए इसको रूरल को डेवलप करेगी, एरियाज को। और ये लॉन्च किया गया है हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, शैलेश कुमार सिंह जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक D-SIB DSIB इन इंडिया। इसके ऑप्शन है SBI, ICICI, HDFC बैंक, HSBC बैंक, या नन ऑफ द अबव। ये होगा करेक्ट ऑप्शन इसका ए, SBI। इसकी रैंकिंग 3 है इनके हिसाब से। एक्चुअली ये सेट होता है, ये रैंकिंग 1 2 3 4 5, जिसका ज्यादा आएगा रैंक वो बहुत अच्छा होता है। मतलब वो बैंक बहुत बढ़िया है। तो अभी SBI का 3 है और इन दोनों का 1 है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये DSIB होता क्या है। एक्चुअली रिजर्व बैंक ने एक लिस्ट इशू किया है, RBI एक लिस्ट इशू किया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो DSIB है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि GDP को पुशअप करने के लिए मतलब कितना सक्षम है। तो एक्चुअली इसमें जो भी ये बैंक्स होते हैं इस लिस्ट में वो अप्रोक्स 2 to 3% हमारे GDP के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर इनमें से कोई भी बैंक या ये तीन में से एक भी अगर ये मतलब इनका लॉस होता है किसी भी तरीके से, या कोई पैसे लेकर भाग जाता है, या ये बैंक को नुकसान होता है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है, सीधा हमारे GDP पे पड़ता है। तो RBI की एक लिस्ट है जिसमें कि ये बैंक्स हैं जिसको इम्पोर्टेंट बैंक कहते हैं। ठीक है, अभी 2021 में ये लिस्ट अभी जाहिर किया गया था।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नो ऑप्शन ए। एक सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन ई हो जाना चाहिए। करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई, क्योंकि एसबीआई जो है इस रैंकिंग के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, जो कि एक मतलब सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है। और ये आईसीआईसीआई और एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है, इनका जो नंबरिंग है वो 1 पे है। तो इसका जो इसमें दोनों सही हो गया ना, फिर तो इसका ऑप्शन हो गया ई करेक्ट हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड उत्कर्ष 2.0? उत्कर्ष 2.0 ऑप्शन से आरबीआई, बी नीति आयोग, सी आईआईएसईआर, या डी सेबी, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ई है। ठीक है, ये उत्कर्ष जो है ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, और ये इनका एक 6 विजन स्टेटमेंट है। ये एक 6 विजन जिसमें कि 60 स्ट्रैटेजीज इन्होंने बता रखी हैं। ये आरबीआई का एक विजन स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने 60 स्ट्रैटेजी बता रखी है इन विजन्स को अचीव करने के लिए, जो कि सिटीजन्स और बैंक्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाएगा और उन्हें ज्यादा भरोसेमंद साबित करेगा। और ये इनका जो टाइम पीरियड है वो है 2023 से 25, ये है मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्म फ्रेमवर्क है, सॉरी, ये है हमारा मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ये प्रीवियसली जो ये हमारा उत्कर्ष है, प्रीवियसली यही मीडियम टर्म स्टेटमेंट पर ये प्रीवियसली इसे एनुअल एक्शन एनुअल एक्शन प्लान कहते थे। हाँ जी, अभी क्या है, अभी ये तो 3 साल का है, अभी ये 3 साल का है, 3 इयर्स का। पहले ये 1 साल का था, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब ये टाइम पीरियड बहुत कम है। ये इनका जो स्ट्रैटेजी है 60 स्ट्रैटेजी प्लान टाइप, इसको पूरा करने में, इनके विजन को पूरा करने के लिए ये कम था, इसलिए इन्होंने ये लॉन्च किया उत्कर्ष 2.0, जिसका टाइम पीरियड है 3 साल। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट ऑप्शन है इसका आरबीआई। 61, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास विल पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया? गंगा विलास, जैसा कि काफी टाइम से ही न्यूज में चला आ रहा है, ये गंगा विलास क्रूज क्या है, तो इसका आपको तो पता ही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए है हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क, बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, सी है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, और डी है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क, या ई है हमारा नन ऑफ द अबव। तो गंगा विलास क्रूज जो है, ये जो क्रूज है, इसका शुरुआत प्रधानमंत्री हमारे जो पीएम है मोदी जी ने किया था, और ये 3200 किलोमीटर की जो अपनी यात्रा है वो 50 डे में 50 डेज में पूरा करेगा। ठीक है, और ये 27 रिवर सिस्टम क्रॉस करेगा। ये इंडिया से बांग्लादेश होते हुए ये अपनी 50 दिन की यात्रा को पूरा करेगा। और इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, प्रोटेक्टेड एरिया। तो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया जो है सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये हमारा सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क से होते हुए ये अपनी यात्रा को पूरा करेगा। ठीक है, और पीएम ने इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा को ये पूरा करेगा। ओके, ओके, क्लियर लिख देता हूँ, वाराणसी टू डिब्रूगढ़, ये बांग्लादेश होते हुए इस यात्रा को पूरा करेगा। और ये सुंदरवन और काजीरंगा, ये दोनों जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इन दोनों से होता हुआ गुजरेगा। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ई नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जयपुर में, अभी तो न्यूज में था, ये आपने देखा होगा,
इसके ऑप्शन है जयपुर, न्यू दिल्ली, अंबेडकर नगर, नागपुर या ई नन ऑफ द अबव। ये जयपुर में है, जयपुर के राजभवन में ये संविधान उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 63, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये ब्रिज काफी टाइम से चर्चा में चला आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई पिलर नहीं है और ये सियोम रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये हमारा जो ये ब्रिज है ये 100 मीटर लंबा है और ये क्लास 70 स्टील से बना है। ये बेहद मजबूत स्टील है। ये आर्क डिजाइन आप देख रहे हैं। और इस ब्रिज को बनाने से फायदा ये है कि इस पे जो हैवी आर्टिलरीज है इंडियन आर्मी की वो ट्रेवल कर सकती है। और ऊपर का जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसका ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा सी अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें हैवी इक्विपमेंट्स आर्टिलरीज वगैरह जो टैंक्स हैं वो हम इस पर इजिली ट्रेवल कर सकते हैं, इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। और इस पे डिप्लॉयमेंट जो ट्रूप्स की इंडियन आर्मी की होगी, ये ऊपर का जो एरिया है इसका अरुणाचल प्रदेश का, इसको भी कवर करने में बहुत सहूलियत महसूस होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी अरुणाचल प्रदेश। ओके। और जैसे कि मैंने बताया ये सियोम रिवर के ऊपर बना है, इसलिए इसको सियोम ब्रिज भी कहते हैं। खैर एनीवे, क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच मिनिस्ट्री वुड लॉन्च नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये क्या है? ये 2021 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने इस मिशन का बारे में बताया था। ये इसमें होता क्या है बेसिकली कि अभी जो हम हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डिपेंडेंट है ज्यादातर, अपनी कार्स में और व्हीकल्स में जो भी यूज करते हैं पेट्रोलियम, उसको हाइड्रोकार्बन्स में, इसमें हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट सोर्स जो हम अभी सोच रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पानी होता है इसमें हम इससे एनर्जी निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इसमें जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम्स होते हैं, इसका 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में बिजली, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है जिसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं और इससे हम एक प्योर एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी यहाँ से हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एमिशन 0% होता है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनीवे, अब मुद्दा यह है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कोल पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेते हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनने में तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही, निकलेगा ही। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी हाइड्रोइलेक्ट्रिक आएगी। इसमें हाइड्रोजन मतलब जो पानी से जो बिजली आती है, या तो फिर हम जो विंड एनर्जी होती है हमारी, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी और उसके बाद हम इस प्रोसेस के द्वारा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। तो ये हमारा जो हुआ मिशन। तो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से हम इस प्रोसेस के द्वारा 3.6 गीगा टन जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस कम कर पाएंगे। कब तक? 2050 तक। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है। और अभी इसका प्रोडक्शन जो है ये हमारा करीब अभी 100 गीगावाट से बढ़कर के 450 गीगावाट तक होने की आशंका जताई जा रही है। ये आप देख सकते हैं इसके पास में जो ये कटआउट जो लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की जो कैपेसिटी वो बढ़ाई गई है वो 60 से 100 गीगावाट होगी और यहाँ से 125 गीगावाट कैपेसिटी फॉर जनरेशन एंड एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क। और इसका जो टोटल आउटले अप्रूव जो हुआ है वो 19,744 करोड़ हुआ है, जिसमें से कि मेजर पोर्शन आई थिंक 17,000 और समथिंग 400 और समथिंग जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट में लाइक डिफरेंट जो स्टार्टअप जो इसमें आएंगे उसके लिए खर्च किया जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इससे जॉब का क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा होगा, लाइक 6 लाख जॉब जहाँ पे दिखाया गया है, 6 लाख जॉब्स का क्रिएशन होगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आएंगे, 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारा 65, अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस हाउ मच हाइड्रोजन एनुअली बाई 2030। तो इसका अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी है, 5 मिलियन टन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, फेम इंडिया। ये फेम इंडिया, पता है फेम इंडिया होता क्या है? ये काफी चर्चा में था, ये बहुत चर्चा में था। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा फास्टर एडॉप्शन। इस बार ये अपने बजट में भी सुना होगा, ये इस बार के एग्जाम में आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके ऑप्शन है, फेम इंडिया स्कीम एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन हैं, ट्राइबल एजुकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ठीक है, और ये स्कीम जो है वो 2 फेज में लॉन्च किया गया था। इसका अभी सेकेंड फेज चल रहा है इस स्कीम का। ये 2 फेज में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फेज का जो कंप्लीशन डेट था वो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। 2015 से 31 मार्च 2019 तक का इसका डेट था। ठीक है, और इसका फेज 2 का जो डेट है वो अप्रैल 1 2019 से 31 मार्च 2022 था। ठीक है, इसमें फर्स्ट फेज में क्या कहा गया था कि इसमें जो व्हीकल्स, 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं, ई रिक्शा वगैरह, उसको प्रमोट करेंगे। मतलब उस लोगों को ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल्स हैं, उसका यूज करें या कैसे यूज करें, उसको मार्केट में प्रमोट करना था। और लाइक डिमांड की क्रिएशन थी बेसिकली, अगर एक शब्द में कहा जाए तो। और जो सेकंड फेज है इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है, उसको मार्केट में लॉन्च करना है। इसी के तहत अभी रिसेंटली जो है फेज 2 के तहत ही 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लॉन्च किया गया है। बसेस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने कहा ना, बसेस का लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट जो अप्रूवल्स दिए हैं, लाइक आने वाले 3 सालों में कितना इससे खर्च करेंगी, वो 10,000 करोड़ का एस्टिमेट रखा गया है। मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 67, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड IEES। तो ऑप्शन है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, DPIIT, RBI या नन ऑफ द एबव। तो ये RBI के द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है। ठीक है, इस स्कीम में एक्चुअली होता क्या है, एक सर्वे है। ये एक सर्वे है जो कि हंसा रिसर्च ग्रुप मुंबई, ये मुंबई बेस्ड एक फॉर्म है, हंसा रिसर्च ग्रुप। इन्होंने ये सर्वे मतलब कंडक्ट किया था 19 देश, 19 देश बोल रहा हूँ, सॉरी, जो इंडिया के 19 सिटीज हैं उनके अंदर में। ये करते क्या थे कि डिफरेंट हाउस होल्ड्स को ये फोन करके ये जानकारी, जैसे भी ये जानकारी हासिल करते थे कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका प्राइस जो चेंज हुआ है उससे आने वाले 3 महीने या 1 साल में उसको कहाँ देखते हैं, उनको क्या इफेक्ट पड़ा है। मतलब वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रुप ऑफ कमोडिटी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, तो उसमें जो प्राइस के चेंजेस हुए हैं तो उनका क्या कहना है इस बारे में। ये सर्वे इन्होंने कराया था RBI के बिहाफ में। ये क्यों कराते हैं? RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है हमारी, इनका ये मेन इनपुट होता है। ये अपने मॉनेटरी पॉलिसी में इसका यूज करते हैं, इस रॉ डाटा का, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करने में RBI। इसका करेक्ट ऑप्शन है RBI। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 68, हु इज द चीफ गेस्ट एट द 17 प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन है, इरफान अली, प्रवीण कुमार जगन्नाथ, सी है देवन नायर, ऋषि सुनक या ई नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। और ये प्रवासी भारतीय दिवस, ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये इस बार इंदौर में 8 से 10 से 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इंदौर एमपी में मनाया गया है। ठीक है, पीएम ने डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। और इसका जो थीम है इस बार का वो है, इसका मतलब ही प्रवासी ही होता है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन कम्युनिटीज, इंडियन कम्युनिटी। बेसिकली हमारे इसका कहना ये बनाया इसलिए जाता है कि जो भी हमारे इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं, समंदर पार किसी भी देश में रहते हैं और वहां पे भारत का जो नाम वो करते हैं, मतलब भारत का नाम करने का मतलब है कि एक गर्व ये देना कि भाई भारतीय होने का जो गर्व है, तो उनके इस उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये इस पीएम ने इस पे स्टैम्प भी रिलीज किए थे, 2 स्टैम्प, सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। ठीक है, और इस बार के इनके जो चीफ गेस्ट हैं वो मोहम्मद इरफान अली, ये हमारे ग्योना के प्रेसिडेंट हैं, ग्याना के प्रेसिडेंट हैं। और ये प्रवीण कुमार जुगनौथ, ये जो हैं ये पीएम हैं। सॉरी, ये मॉरिशस के पीएम हैं हमारे। और ये देवेन नायर, ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। ऋषि सुनक, ऋषि सुनक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये एक इंडियन, और ये यूनाइटेड किंगडम के पीएम प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। अगला जो सवाल है हमारा 69, which of the following become the first Asian country to launch hydrogen train in Asia? ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी साउथ कोरिया, सी चाइना या डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन है जापान, सॉरी चाइना, जापान तो है ही नहीं लाइन में। चाइना ये सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में और फर्स्ट है एशिया में। फर्स्ट कौन है इसमें? जर्मनी। इन्होंने सितंबर 2022 को हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी थी। इसका टोटल रेंज है 600 किलोमीटर और जिसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 70, who has been appointed as the state icon for Bihar by Election Commission? ऑप्शन है मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज तिवारी, नन ऑफ देव। ये सब बिहारी हैं। ये मैथिली ठाकुर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। पंकज त्रिपाठी आप जानते ही हैं, एक्टर हैं। सोनाक्षी सिन्हा भी एक्टर हैं, मनोज तिवारी भी एक्टर हैं और ये सब बिहार प्रदेश के जाने माने सितारे हैं। मैथिली ठाकुर जी को 2021 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक फोक सिंगर है, क्लासिकल सिंगर, डांस और सिंगिंग म्यूजिक में इनका ये ट्रेंड है। इंडियन क्लासिकल और फोक म्यूजिक में मैथिली ठाकुर जी ये ट्रेंड है और इसे अभी इलेक्शन कमीशन ने स्टेट आइकन और बिहार के रूप में चयनित किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी आप कंप्लेन करना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी ठीक लगा हो और ये आपके 1% के लाइक भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट में काम आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।